सारी कश्मीर की है। और नेहरू जी वॉज अ ग्रेट लीडर। एक बात तो दुनिया भर में उनका नाम है, ही इज कंसिडर्ड फाउंडर ऑफ द नॉन अलाइड मूवमेंट। हम सब इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन ये एज पाकिस्तानी, जब हम पाकिस्तान में थे, वी रियलाइज कि इनको कश्मीर के चक्कर में, रेडर्स इन कश्मीर किताब भी है मेजर जनरल अकबर खान की, कि किस तरह इंडिया could have taken the entire कश्मीर, but political resistance थी और hesitation थी कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, रिएक्शन क्या होगा हमारी अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन पे, क्योंकि पाकिस्तान तो बन चुका था, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो हिंदुस्तान में बैठे हुए थे। ये भी आज तक कोई नहीं समझ सका कि जो अब पाकिस्तान है, या किसी ने पाकिस्तान मांगा ही नहीं था। मुस्लिम लीग पंजाब में हार गई थी, सूबा सरहद में अपने डॉक्टर खान साहब थे, ये फ्रंटियर गांधी थे, बलूचिस्तान आजाद था, सिंध में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान बनाने वाले तो यूपी, बिहार, भोपाल और वहां के रहने वाले थे, जो अब भी वहीं रह रहे। तो ये सबक पढ़ाना आपको कि क्या कैसे करना चाहिए, प्रोग्राम करना चाहिए, उसके बजाय अगर वो आपको बता देते कि सच और झूठ क्या है, तो फिर ये भी पता चलता है कि अगर कल को यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट हो जाए, तो उसका पहला स्टेप है कि पाकिस्तान का हर सिविलियन और फौजी जो अगस्त 14, 1947 में वहां नहीं था, ही विल हैव टू लीव। नंबर 2, चीन की जो 500,000 आर्मी बैठी हुई है वहां पे, जो सीपैक बना रही है, दे विल हैव टू विड्रॉ। ये जबरदस्त मौका है। अगर आपके यहाँ कोई एक्सटर्नल अफेयर्स का कोई गुरु बैठा है, सुन ले कि अगर इस वक्त इंडिया कहे कि यस वी वुड लाइक टू हैव द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन अडॉप्टेड, पाकिस्तान अपोज करेगा उसे, क्योंकि वो तो मर जाएंगे। उन्होंने सारा अपना मुल्क बेचा चीन को, और चीन की फौज बैठी है आपकी सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में, तो ये क्या निकलवाएंगे उनको बाहर? देयर हैज टू बी एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रूथ। नेहरू जी से मैं गलती नहीं कहूंगा, रिलक्टेंस कहूंगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी का कि मुस्लिम लीग ना लड़े, वहां सीटें ना जीत पाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का क्या रोल होगा, फिर उन्हीं को बंद भी कर दिया। तो दिस वाज अ सेल्फिश ईगो रिडन थिंग कि मैं शेख अब्दुल्ला हूं और मैं तुम्हारा दोस्त हूं और तुम जवाहरलाल नेहरू हो, तुम पंडित हो। ये दिस इंटरफियर्ड इन रैशनल पॉलिसी मेकिंग, जिसकी वजह से कश्मीर, तो यही बात तो आचार्य जी आपसे पूछ रही थी मैं, कि दोस्तियों में देश को ताक पर लगा दिया आपने, दोस्ती निभाने के लिए भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिया आपने और पाकिस्तान को हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया ताउम्र। ये ब्लंडर नहीं तो क्या है? इस पर जवाब दीजिए ना, इधर उधर की बातें ना करे दोस्त। मुद्दा कश्मीर पर जो सवाल उठते हैं उसे बता। देखिए नाविका जी, एक तो बीजेपी हो या आरएसएस हो, उनके तमाम विचारक, चिंतक और नेता और लेखक ये सिद्ध करने में तभी से लगे हुए हैं, देश की आज़ादी से लेके आज तक, कि देश की जो आज़ादी हुई, उन्हें दो बातों से बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब ये कहा जाता था, हम जब छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे और ये कहा जाता था कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो महात्मा गांधी से भी प्रॉब्लम होती थी उनको और आज तक भी है। लेकिन चलिए, मोदी जी का धन्यवाद कि मोदी जी ने महात्मा गांधी जी को आदर देना शुरू कराया, वरना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में और कहीं भी महात्मा गांधी जी की तस्वीर तक भी नहीं थी। ओके, अब आता दूसरा सवाल पंडित नेहरू का। अब मैं अभी जो दूसरे हमारे साथी प्रवक्ता थे, चाहे वो बीजेपी के हैं या अपने अवस्थी जी हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर के इशू पर पंडित नेहरू गलत थे और पटेल सही थे। तो क्या ये संभव है कि पंडित नेहरू के जो फैसले थे वो सरदार पटेल उनसे सहमत नहीं थे, या सरदार पटेल के फैसले थे उनसे पंडित नेहरू सहमत नहीं थे? क्या ये संभव है कि सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार हुआ तो सरदार पटेल ने किया, जो काम अच्छे हुए उस समय वो सरदार पटेल ने किए? मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, और आज के कानून मंत्री को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वो पंडित नेहरू के उन फैसलों को ब्लेंडर कह रहे हैं तो उस ब्लेंडर्स में सरदार पटेल भी शामिल हैं, उस ब्लेंडर में और लोग भी वो शामिल हैं जिनके नाम पर इस देश को
फक्र है, जिनके नाम पर इस देश को गर्व है, तो मैं एक अभी बड़ी जो अजीब सी बात हो रही है कि जो अच्छा काम हुआ वो सरदार पटेल ने ये किया, तो कोई नहीं और कह रहा। जो गलत काम हुए वो पंडित नेहरू ने किए। नेहरू जी ने कोई अच्छे काम नहीं किए। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूं कि कश्मीर पर कुछ गलतियां हुई या नहीं हुई, इसको मानने में क्या हर्ज है? नहीं, कैसे माना जाए इसको नाविका जी? पहली बात, जो प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, पहली बात तो यह है कि देश का जो डिवीजन हुआ तो क्या वो पंडित नेहरू ने किया? उसमें महात्मा गांधी की सहमति नहीं होगी, उसमें मजबूरियां नहीं थीं, उसमें उन परिस्थितियों के हालात क्या थे उस समय, कत्लेआम हो रहा था, तमाम आगजनी हो रही थी, देश जल रहा था। तो जब घर जल रहा होता तो घर का मुखिया भी ये सोचता है कि पहले घर को बचाओ, सब घर नहीं जलना चाहिए, पर एक डिवीजन को स्वीकार किया गया। थ्योरी तो ये भी है कि अगर जवाहरलाल नेहरू पीएम नहीं बनते तो शायद ये सब ना होता। नहीं, नाविका जी, तो अगर जवाहरलाल नेहरू को पीएम बनाने का फैसला उस समय के नेताओं ने किया, महात्मा गांधी की कंसेंट से हुआ, तो फिर तो महात्मा गांधी बापू भी गलत सिद्ध ठहराए जाएंगे और तमाम वो नेता गलत हो जाएंगे। गौरव तो भाटिया, जवाब दीजिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को। ये सवाल है मेरा। आचार्य जी ये कह रहे हैं और साथ में ये भूल जाते हैं कि जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उनको साथ लाने वाले तो सरदार पटेल थे। अब सरदार पटेल को ये भूल गए, जवाहरलाल नेहरू इन्हें याद रहे, लेकिन नेहरू पर कोई टिप्पणी करता है तो इनको दर्द हो जाता है और कहते हैं कि पटेल और नेहरू तो हमेशा साथ साथ थे। अब इसका जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। देखिए आचार्य जी, आज जो बातें हैं भारतीय जनता पार्टी ने उठाई हैं उससे क्यों बच रहे हैं, उसकी वजह है इतिहास गवाह है और कांग्रेस जानती है कि जवाहरलाल नेहरू गलत थे। और मैं तथ्यों के आधार पे आपको बताता हूं। पहले 5 भूल क्या हैं जल्दी जल्दी बता दूं, पहले भाग में नहीं बता पाया था। नाविका जी, पहली बात तो देरी जो करी, मैंने बता दिया किस तरह से राजा हरि सिंह चाहते थे कि विलय हो जाए, अक्टूबर तक नहीं हुआ, जुलाई में आई थी कि विलय करना चाहते हैं। दूसरी बात, चाचा नेहरू चाहते थे कि मेरा मान सम्मान रहे, भारत की चिंता उन्हें नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो एक्सेशन होगा, विलय होगा, ये अस्थाई होगा, प्रोविजनल होगा। ये भी गलत था क्योंकि 560 रियासत जो विलय होती है वहां कोई प्रोविजनल विलय था ही नहीं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सबका सेम था। तीसरी बात, हमारा अंदरूनी मामला था, ये तो आचार्य जी भी मानेंगे। इसका अंतरराष्ट्रीयकरण क्यों किया? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र क्यों लेके गए? आपने पाकिस्तान को एक जगह दे दी बात रखने की, आपने यूनाइटेड नेशंस को जगह दी, ये तो जरूरी भी नहीं था और इसमें मतभेद थे जो बाकी नेता थे, चाचा नेहरू की ही कारस्तानी थी। चौथी बात, जनमत संग्रह कराएंगे। नाविका जी, क्यों कराएंगे जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ऐसा कोई ना धारा थी ना कोई प्रोविजन था? और उसके बाद जनमत संग्रह सिर्फ इसलिए कराना था क्योंकि अपनी छवि को सुधारना था। और अंत 5वां जो दोष है उनका, वो ये था कि आर्टिकल 370 आप पढ़िएगा आचार्य जी, अस्थाई रहेगा। आपको मालूम है जब बहस हुई, जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा कि ये भेदभाव वाला रवैया क्यों, और सरदार पटेल ने बिल नहीं पारित वहां पे किया या पेश किया। गोपाल स्वामी अयंगर जो सबसे नजदीकी थे जवाहरलाल नेहरू के, उनको यह जिम्मा दिया गया। और मैं अब आपको एक और बात बता दूं तथ्यों के आधार पे, ये चाचा नेहरू ने कहा है, लाइन अंग्रेजी में है, पढ़ देता हूं। जब राजा हरि सिंह जी ने कहा कि हमें विलय चाहिए तो 1952 में जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य हैं, इवन इफ द महाराजा एंड हिज गवर्नमेंट देन वांटेड टू एक्सीड टू इंडिया, वी वुड लाइक समथिंग मच मोर, दैट इज पॉपुलर अप्रूवल। राजा हरि सिंह जी चाहते थे विलय हो जाए, जनमत संग्रह चाहते थे चाचा नेहरू। ऐसा क्यों है? ये सवाल वो सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। और एक बात और कह दूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बलिदान दिया है, और ये उन्हीं का नारा है जो हर भारतीय ने लगाया है और जिसको साक्षात किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं रहेंगे। ये भी जान लीजिए।